सुबह हो जाती है और तभी झिलमिल आंचल के कमरे में जाकर देखती है तो वो वहां से जा चुकी होती है। चलो अच्छा है, आखिरकार बला टल गई। लगता है ये रात को ही चली गई। अब मुझे अपना नाटक शुरू करना होगा। हे भगवान! आंचल, आंचल कहाँ है तू? आंचल! अब इस तरह से झिलमिल पूरे घर में आंचल को ढूंढने का नाटक करती है और उसे इतना परेशान देखकर मालविका, तेजेंद्र और विवेक भी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो झिलमिल? ऐसे अचानक से कहाँ चली गई वो? पता नहीं पापा जी, मैं उसके कमरे में गई थी लेकिन वो वहां पर नहीं थी। ये भगवान, पता नहीं वो कहाँ पर गई होगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, वो यही कही होगी। हम सब मिलकर ढूंढते हैं उसे। हाँ विवेक, तुम सही कह रहे हो। फिर सभी झिलमिल को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो किसी को नहीं मिलती। और तभी अचानक से टीवी पर एक न्यूज आती है। जी हाँ, सही सुना आपने। मुंबई से पुणे जाने वाली ये बस खाई में एक बड़े से पेड़ से टकरा गई है और इस गंभीर एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी के सारे पैसेंजर्स जख्मी हैं। और ये रही उन घायल लोगों की तस्वीरें। उसमें आंचल की भी तस्वीर होती है और उस तस्वीर को देखकर घर के सभी लोग हैरान और भौचक्का रह जाते हैं। ये क्या? ये तो आंचल की तस्वीर है। हाँ बेटा, और आंचल बहुत जख्मी है। फिर विवेक और तेजेंद्र बिना देर किए फौरन उस एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचते हैं और फिर आंचल को घर लेकर आते हैं और उस पर उपचार भी घर में ही शुरू कर देते हैं। खुशकिस्मती से वो 24 घंटों बाद होश में आती है। आंचल बिटिया, अचानक से कहाँ चली गई थी तुम? कुछ तो बता कर जाती बेटी। आंचल बेटा, ऐसा क्या हो गया जो तुम रातों रात किसी को बिना बताए चली गई, वो भी अपना सारा सामान लेकर? आंचल, कहाँ गई थी तुम? वो मैं, हे भगवान, कहीं ये लड़की सच ना उगल दे। अगर इसने इन तीनों को बता दिया कि मैंने ही इसे यहाँ से जाने के लिए कहा था तो फिर तो शामत ही आ जाएगी। मैंने तो इसे हम दोनों की भलाई के लिए कहा था कि यहाँ से चली जाए। अब मुझे क्या कोई सपना थोड़ी ना आया था कि इसका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। वो एक्चुअली मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर हुई है। एक काफी अच्छी पोस्ट है, इसीलिए मैं पुणे जा रही थी। काफी जल्दबाजी में हुआ सब कुछ, इसीलिए मुझे जाना पड़ा और मैंने सोचा कि वहां पर पहुंचकर मैं आपको कॉल कर दूंगी। लेकिन सुबह होने से पहले ही हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया। आई एम रियली सॉरी। मुझे आप लोगों को बताकर जाना चाहिए था। जॉब ऑफर? लेकिन तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? और तुमने जो पढ़ाई की है उसके बाद तो तुम हमारे कंपनी में भी काम कर सकती हो। क्यों पापा? हाँ चल बेटा, और हमारी कंपनी तो तुम बच्चों की ही है। उल्टा हमारे साथ काम करोगी तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम सब साथ मिलकर हमारी कंपनी को और आगे लेकर जा सकते हैं। तेजेंद्र अंकल, जीजू, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी मैं पुणे की उस कंपनी में सिलेक्ट हो चुकी हूँ और उन्होंने इस एक्सीडेंट के कारण मुझे होल्ड कर दिया है। और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं वहां पर चली जाऊंगी। और जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मुझे सब कुछ कैसे समझ आएगा? ये बात तो सही है आंचल, लेकिन फिर भी तुम अगर यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारे अपने हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे। लेकिन अगर वहां पर जाओगी तो तुम अकेली रहोगी बेटा। हाँ मालविका आंटी, रह लूंगी मैं। वैसे भी दिन भर सारा काम ही होता है और शाम में घर आऊंगी मैं। यही रूटीन होगा मेरा। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी मैं यहाँ पर कब तक रहती? ठीक है आंचल, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो भूलना मत,
तुम्हारी ये फैमिली है तुम्हारे लिए, और खास करके मैं, तुम्हारा जीजू कम बेस्ट फ्रेंड। हाँ जीजू, जरूर। और आंचल बिटिया, फिलहाल इन सब बातों को भूल जा और किसी बात की चिंता मत करो। और जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक तुम कहीं भी नहीं जाओगी, समझी कि नहीं? ठीक है अंकल। आंचल का फिर से वहीं पर रहना झिलमिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिन रात कोई ना कोई आंचल की सेवा में ही लगा रहता है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर रसोई में क्या कर रही हो? मुझे बताइए, मैं बना देती हूँ। कहिए, क्या खाना है आपको? अरे नहीं बहू, मैं बना दूंगी। दरअसल मैं वो आंचल के लिए सूप बना रही थी। ये सूप मेरी नानी माँ बनाया करती थी, और इसे पीने से आंचल झट से ठीक हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लाइए, मैं ये आंचल को देकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं कर लूंगी, और ये सूप मैं अपने हाथों से उसे पिलाऊंगी। आखिरकार वो भी मेरी बेटी जैसी ही है। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर मालविका वहां से चली जाती है, और झिलमिल का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। विवेक जी कम थे क्या, जो अब ये माँ जी भी आंचल के पीछे लट्टू हुए जा रही है। जब मुझे बुखार आया था, तब तो किसी ने मेरी इतनी सेवा भी नहीं की, और आज देखो, सभी लोग आंचल के पीछे ही पड़े हैं। खैर, सबके सब सेम ही है। विवेक भी अब कंपनी की सारी मीटिंग्स फटाफट खत्म करके घर जल्दी लौटता है, और आंचल के पास बैठकर वो उसकी देखभाल करता है। लेकिन ये सब झिलमिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो गुस्से में आंचल के पास जाती है। आई एम रियली सॉरी दीदी, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, तो मैं यहाँ पर फिर से आती ही नहीं। और जैसा कि आपने कहा था, मैं तो आपकी लाइफ से कब की चली गई थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन इतना याद रख आंचल, तुझे जल्द से जल्द ठीक होना होगा और यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि तू अगर यहाँ पर ज्यादा दिन रही तो मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएगी, और तेरे होते हुए वो दिन भी दूर नहीं जब तू मेरी जगह ले ले, और वो तो तू हमेशा से ही चाहती आ रही है। नहीं दीदी, मैंने कल भी आपसे यही कहा था, और आज भी फिर से वही दोहरा रही हूँ। मेरे दिल में सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजू और मैं तो केवल अच्छे दोस्त हैं, और घर में एक आप ही हो जो हमारी दोस्ती को कोई और नाम दे रही हो। प्लीज दीदी, अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल दीजिए। चुप हो जा चल, तुझ पर अच्छे बनने की एक्टिंग बिल्कुल सूट नहीं करती। तू अब मेरे मन से पूरी तरह उतर चुकी है। तेरे लिए जो मेरे मन में प्यार था, वो अब फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन दीदी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। झिलमिल आंचल की कोई बात नहीं सुनती, और वो वहां से चली जाती है। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? उस बूढ़ी औरत की बात सच हो रही है। किस्मत ने हमारे साथ ये कैसा खेल खेला है। एक वक्त था जहां पर दीदी मुझे अपने आप से कभी अलग नहीं करती थी, और एक आज का दिन है जहां पर वो खुद मुझे अपने आप से दूर जाने के लिए कह रही है। कैसे, आखिर कैसे मैं उनके मन की ये गलतफहमी दूर करूं? आखिर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि जीजू और मैं तो बस अच्छे दोस्त हैं, जैसे हर जीजा साली होते हैं। फिर एक रात विवेक आंचल के लिए आइसक्रीम लाता है। ये देखो आंचल, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, गुलाब जामुन फ्लेवर वाली आइसक्रीम। उस दिन तुम मुझे बता रही थी ना कि तुम्हें यह आइसक्रीम बहुत पसंद है। हाँ जीजू, थैंक यू सो मच। लेकिन जीजू, एक बात कहूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ चल, बोलो ना। जीजू, हम दोनों जानते हैं कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपका मेरी इतनी फिक्र करना ये दीदी को सही या अच्छा नहीं लग सकता। कितना भी सोच लो, लेकिन है तो वो आपकी बीवी ही ना।
इसीलिए मैं आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं यहाँ पर जितने भी दिन रहूं, प्लीज मेरे लिए आप कुछ भी मत कीजिए, वरना दीदी को बुरा लग सकता है। देखो आंचल, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर मैंने ये बात तुम्हें पहले भी समझाई है कि मैं क्या सही है और क्या गलत, क्या सच है और क्या झूठ, ये सब किसी को प्रूव नहीं करने वाला। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, और मेरी तुम्हारे लिए जितनी भी चिंता है, ये सब एक अच्छे दोस्त के नाते है। अब दूसरों को वो कुछ और लगता है तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है और उनकी यह सारी बातें तेजेंद्र सुन लेता है। देखिए ना अंकल, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ दीदी है जिन्हें मेरे और जीजू की दोस्ती से तकलीफ है, और एक तरफ जीजू है जो सच्चे दोस्त की तरह मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, और मुझे उन्हें वही सब करने से रोकना पड़ रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं आंचल? यही किस्मत का खेल है। और तीसरा इंसान दो लोगों के बीच में सैंडविच बन जाता है। लेकिन इन सब के चलते मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम विवेक से दूरी बनाओ, लेकिन उसके बदले में तुम झिलमिल को ये समझाओ कि तुम्हारा और विवेक का रिश्ता केवल दोस्ती का ही है। और मुझे अच्छे से पता है कि झिलमिल काफी समझदार है, और अब तक तो वो ये बात समझ भी गई होगी। इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। झिलमिल इतनी भी नादान नहीं है। अब आपको मैं क्या समझाऊं अंकल? प्यार में तो समझदार इंसान भी ना समझ बन जाता है। मेरे और जीजू के रिश्ते को दीदी कभी समझ नहीं पाएगी, लेकिन अगर दीदी की खुशी के लिए मुझे जीजू से दूर रहकर उन्हें हर्ट करना पड़े तो यही सही, आज से मैं यही करूंगी। विवेक भी अब आंचल के कहने पर उससे दूरी बनाए रखता है, और यह सब देखकर झिलमिल को काफी तसल्ली मिलती है। क्या बात है, विवेक जी तो आज घर पर आए, लेकिन आंचल के कमरे में बिल्कुल नहीं गए। चलो अच्छा है, इनका उसके पास इतना जाना सही भी नहीं है, क्योंकि जितना ये उसके पास जाएंगे उतनी ही मुझे तकलीफ होगी। ये तो मेरे पास ही सही है। फिर एक दिन जब झिलमिल अलमारी के ऊपर से गहनों का संदूक निकालने के लिए स्टूल पर चढ़ती है, लेकिन स्टूल हिलने के कारण वो अचानक से स्टूल से गिर जाती है। ओ नो! झिलमिल, तुम ठीक तो हो ना? अरे क्या कर रही थी स्टूल पर? मेरी कमर, मेरा पैर बहुत दुख रहे हैं। ओ गॉड झिलमिल! फिर विवेक झिलमिल को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बिस्तर पर बिठाता है, और वो उसे ऑइंटमेंट लगाता है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है झिलमिल? हाँ विवेक जी, अब मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम झिलमिल। लेकिन स्टूल पर चढ़ने के लिए तुम्हें किसने कहा था? मैं यहीं पर था ना। मुझे कह देती, आज अगर तुम्हारी हड्डी टूट जाती तो क्या होता? थैंक गॉड कि वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब भी देखो ना, तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। लेकिन विवेक जी, आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आप तो वैसे भी मुझसे प्यार नहीं करते ना। ये शादी तो आप सिर्फ माँ जी और पापा जी की खुशी के लिए निभा रहे हैं, तो फिर ये सब क्या है? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं ये शादी माँ और पापा की खुशी के लिए निभा रहा हूँ, पर झिलमिल, इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन फिक्र तो होती ही है ना। और मेरी इस फिक्र को तुम प्यार का नाम मत देना, क्योंकि वो मैं तुमसे नहीं करता और ना ही कभी कर पाऊंगा। अपना ख्याल रखना, और कुछ लगे तो बोल देना। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध भिजवाता हूँ। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है, और उसकी बातें सुनकर झिलमिल भावुक हो जाती है, और बाहर आकर विवेक खुद से कहता है, ये मुझे अभी क्या हुआ था? नहीं विवेक, अपने इमोशंस को काबू में रख। पता नहीं क्यों, लेकिन आज जब झिलमिल स्टूल से गिर गई थी तो उसकी चोट से मुझे दर्द होने लगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब जब झिलमिल मेरे सामने आती है
तब तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ और उसके साथ साथ अपने प्यार को भी इग्नोर करता हूँ। मुझे भी बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन मेरी फीलिंग्स अभी भी जिंदा है। पर अब वो फीलिंग्स मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि ये भी सच है कि मैंने एक काली लड़की से प्यार किया था, जिसे मैं एक खूबसूरत लड़की समझ बैठा था। कुछ ही दिनों में आंचल ठीक हो जाती है, लेकिन वो अपना सामान लेकर जाने की जगह पर अपना सारा सामान एक नए कमरे में शिफ्ट करती है और ये देखकर झिलमिल हैरान रह जाती है। आंचल, सुबह सवेरे ये क्या नौटंकी लगा के रखी है तुमने? ये सारा सामान लेकर तुम्हें तो अब यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो इसे नए कमरे में शिफ्ट करवा रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे दीदी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मैं कहीं भी नहीं जा रही। अब मैं यहीं पर रहूंगी, इसी घर में, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? इस कहानी में अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। छाया और कल्पेश अपने बेटा बहू आंचल और पुष्कर के साथ रहते हैं। एक दिन की बात है। हे भगवान, छत पे पापड़ सुखाकर मैं तो थक गई। गर्मी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बस पूछो मत। लेकिन माँ जी, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि मैं पापड़ सुखा दूंगी, तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? हमेशा अपनी ही मनमानी करती रहती हो। मुझे आपका यो काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे कुछ नहीं होता बहू, अगर मैंने ये छोटे मोटे काम कर भी दिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तू मेरी फिक्र मत कर। तभी वहां पर पुष्कर आता है। माँ, आंचल, अब आप दोनों की चिंता को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है। क्या मतलब? हाँ बेटा, आखिर तू कहना क्या चाहता है? अरे माँ, मेरा एक दोस्त हमेशा हमेशा के लिए विदेश शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए उसके घर पर जो नौकरानी रहती थी वो अब काम की तलाश कर रही है। अब वो तो विदेश नहीं जा सकती ना, इसीलिए मैंने ये सोचा है कि उसे हमारे यहाँ पर ही काम पर रख लिया जाए। वो हमारे घर पर 24 घंटे काम करेगी और यहीं पर रहेगी। चलो बढ़िया है, इसी बहाने बहू और छाया को आराम भी मिल जाएगा। लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं है पुष्कर। मैं तो माँ जी को भी मदद करने के लिए मना कर देती हूँ, क्योंकि ये सारे काम मैं अकेली कर सकती हूँ। लेकिन बहू, कर करके तो कितना हैंडल करेगी? सारा दिन बस घर के काम काज में ही लगी रहती है। तुझे खुद के लिए भी समय मिलना चाहिए। अब जब पुष्कर घर पर नौकरानी ला रहा है तो उसे लाने देना। मना क्यों कर रही है तू? अच्छा ठीक है माँ जी, अगर आप सभी लोगों की यही इच्छा है तो यही सही, रख लेते हैं नौकरानी। फिर अगले दिन पुष्कर नौकरानी को लेकर आता है। वो नौकरानी दिखने में इतनी सुंदर होती है कि छाया उसे पहचान ही नहीं पाती। अरे पुष्कर बेटा, तूने मुझे बताया नहीं कि आज तेरी सहेली आने वाली है। ये तेरी कॉलेज की ही दोस्त है ना? नहीं माँ, वो सहेली दूसरी है और ये हमारी नई नौकरानी है। सब लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है करीना। ओ माय गॉड पुष्कर, इतनी सुंदर और मॉडर्न नौकरानी मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ। ये कैसा कलयुग आ गया है। आजकल के नौकर चाकर भी किसी से पीछे नहीं रहे। चलो अच्छा ही है। अरे माँ, अब क्या बाहर ही बातें करते बैठोगे क्या? उसे अंदर तो बुलाओ। फिर करीना घर के अंदर आती है और वो सबसे अच्छे से बात करती है। लेकिन उसका इतना सुंदर रूप देखकर घर के सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। करीना के इतने सुंदर होने के कारण उसके तेवर और नखरे भी एकदम अलग और अनोखे होते हैं। करीना, मैं टीवी देखते देखते सब्जी साफ कर देती हूँ, तब तक तुम आटा गूंदो। फिर सिलबट्टे पर मसाले कूटना और उन्हीं मसालों को सब्जी और दाल में इस्तेमाल करना, ठीक है ना? नहीं रे बाबा, मैं कोई आटा वाटा नहीं गूंदने वाली।
क्योंकि अभी हाल ही में मैंने अपने नेल्स करवाए हैं और ये मसाले कूट कूट कर मैं अपने ये मुलायम और कोमल हाथ खराब नहीं कर सकती। मैं मसालों को मिक्सर में ही कूटूंगी और आटे को गूंदने के लिए आपको मेरे लिए आटा गूंदने वाली मशीन लानी होगी। क्या? अरे ये सब क्या नाटक है तुम्हारा? अब नौकरानी हो तो तुम्हें ये सारे काम आने ही चाहिए। हाँ तो मैंने कब कहा कि मेरे को कोई काम नहीं आता? मेरे को सब आता है, पर मैं अपनी खूबसूरती को डैमेज नहीं कर सकती बाबा। मेरी सुंदरता मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। अच्छा, तो तुझे आटा गूंदने की मशीन चाहिए, यही चाहती है ना तू? हाँ, एकदम बराबर। और इतना ही नहीं, डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, स्पेन मॉप और बाकी के 2-3 सामान, ये सभी चीजें मंगवा दो। और हाँ, अगर ज्यादा पैसे हो ना तो रसोई में एसी भी लगवा देना। वो क्या है ना, गर्मी ने हाहाकार मचाया हुआ है और ऐसे में मेरी नाजुक और मुलायम स्किन पसीने से खराब हो सकती है ना। दैट्स वाई। ए भगवान, अरे तू नौकरानी है या कोई हीरोइन? अरे इतने नखरे तो कोई हीरोइन भी नहीं करती जितने तू करती है करीना। हाँ करीना, और हम ये सब नहीं ला पाएंगे, और हमें ये सब लाना ही होता ना तो हम इसे पहले ही ला देते और खुद ही उसका इस्तेमाल करते और हमें तेरी कोई जरूरत भी नहीं होती। ठीक है फिर, मैं निकलती हूँ। अरे नहीं नहीं करीना, रुक जाओ। और आंचल, तुम भी ना, सच में कितना बोलती हो यार। और करीना, तुम्हें जो चाहिए वह सब मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सारा काम ठीक से करना होगा। कोई आनाकानी नहीं चाहिए। ठीक है साहब, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, देख लेना आप। लेकिन पुष्कर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, अरे इससे बेहतर तो हम कोई दूसरी नौकरानी देख लेते हैं। अरे नहीं माँ, करीना जैसी नौकरानी हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। हाँ मैं मानता हूँ कि इसके नखरे थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन ये काम भी उतना ही अच्छा करती है। इसीलिए हमें पैसों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप और आंचल दोनों आराम करें। अच्छा जी, बड़े पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास पुष्कर। जब मैं तुम्हें कूलर लेने के लिए कह रही थी तब तुम्हारे जेब में कोई पैसे नहीं थे। हाँ चल, तब मेरे पास सच में कोई पैसे नहीं थे, लेकिन अब तो है ना। अब तुम्हें जो चाहिए वो बोलो, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है। फिर पुष्कर करीना के अनुसार घर के लिए सारी चीजें मंगवाता है और उन्हीं मशीनों का इस्तेमाल करके करीना अपने काम आसानी से करती है। और सारे काम निपटाने के बाद में वो आराम से सोफे पर टीवी देखती रहती है। करीना, रिमोट पकड़ाओ इधर, मुझे अभी मेरा सीरियल देखना है। अरे ये क्या बात हुई दीदी, आप ऐसे कैसे बोल रही हो? मैं अभी तो आई हूँ ना, प्लीज मुझे देखने दो और डिस्टर्ब मत करो। अब आप जाओ, जाकर अपने रूम में आराम करो। क्या? करीना, तुम इस घर की नौकरानी हो, तमीज से बात करो। सॉरी दीदी, लेकिन अभी मेरा टीवी देखने का बहुत मन कर रहा है, तो फिर आप टीवी और मेरे बीच क्यों आ रही हो? अरे आंचल, तुम बेडरूम के टीवी पर अपना सीरियल देख लो ना। करीना तो वैसे भी कितना कम टीवी देखती है, सारा दिन तो ये काम में ही लगी रहती है। पुष्कर की बातें सुनकर आंचल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात में वो पुष्कर से कहती है, क्या बात है पुष्कर, तुम तो उस हीरोइन की बड़ी तरफदारी करते हो, उसकी ज्यादा साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? अरे यार आंचल, मैंने कहा उसकी साइड ली। अब वो हमारे घर में रहती है तो उसे भी थोड़ा फ्री का टाइम चाहिए ना। वो थोड़ी ना कोई रोबोट है जो 24 घंटे बस काम ही करती बैठेगी। और मैंने जो भी बोला या किया है वो सब केवल इंसानियत के नाते ही किया है और कुछ नहीं मेरी जान। इंसानियत के जगह पर दूसरा कोई नाता जोड़ने के बारे में सोचना भी मत।
वरना मैं तुम्हारा हाफ मर्डर कर दूंगी। हे भगवान, तुम भी ना अचल, सच में कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हो। दिन गुजरते जाते हैं। करीना सारे काम अच्छे से करती है, लेकिन उसकी फरमाइशें और नखरे रुकने का कोई नाम नहीं लेती। एक दोपहर, अरे करीना, जाकर कल्पेश जी की दवाइयाँ लेकर आ। उनकी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है। और हाँ, आते समय डेयरी से पनीर और मक्खन भी लेकर आना। ठीक है चाया काकी। लाओ, चाबी दो मुझे गाड़ी की। क्या? गाड़ी की चाबी? लेकिन वो तुझे क्यों चाहिए? अब बाहर जाना है तो गाड़ी की चाबी तो लगेगी ही ना। इतनी तड़कती भड़कती धूप में मैं पैदल थोड़ी ना जाऊंगी बाहर। मेरी गोरी गोरी स्किन खाली पॉकेट में टैन हो जाएगी ना। और तो और, मेरे तो पैर भी दर्द करेंगे। और अगर पैर दर्द करेंगे तो फिर मैं घर के काम कैसे कर पाऊंगी? ये भगवान, ना जाने ये लड़की किस मिट्टी की बनी है। और नहीं तो क्या, अरे इतने तेवर और नखरे तो हमारी बहू भी नहीं करती जितना कि यह करीना करती है। लाओ छाया, पर्ची दो मुझे, मैं ही जाकर लेकर आता हूँ। तभी वहां पर आंचल आती है। उसकी कोई जरूरत नहीं है पापा जी, मैं हूं ना, मैं लाती हूँ। इस करीना को तो बस महारानी की तरह ही रहने आता है। और ये सब पुष्कर की ही गलती है। उसी ने इसे इतना सर पर चढ़ा कर रखा है। फिर एक दोपहर, जब आंचल और छाया दोनों बाहर गए होते हैं, तभी घर में कल्पेश सो रहा होता है। और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। और जब वो अपने कमरे के बाहर आता है, तब उसे पुष्कर के कमरे में से उसकी और करीना की हंसने की आवाजें आने लगती है। हाँ बेबी, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास रहकर बहुत खुश हूँ। किसी को पता ही नहीं चला कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और मैं यही चाहती थी कि मैं हर वक्त बस तुम्हारे ही साथ रहूं। और मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, बस ऐसे ही तुम्हारे पास रहकर खुश रहना है। हाँ करीना माय लव, मैं भी बहुत खुश हूँ। बस तुम्हें इतना काम करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन नौकरानी बनना तो तुम्हारी ही चॉइस थी। क्या तुम भी पुष्कर? तुमने तो मुझे एक हाईफाई नौकरानी बनाकर रखा है। थोड़ी ना मैं कोई खून पसीना बहा रही हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर कल्पेश सब समझ जाता है कि उनके बीच में क्या चल रहा है। और वो गुस्से में उनके कमरे में जाकर उन दोनों की खूब पिटाई करता है। अरे नालायक लड़के, हमने तुझे ये संस्कार दिए हैं क्या? क्या कर दिया तूने ये सब? शादीशुदा होने के बावजूद भी तू अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर लेकर आया है। छी, लानत है तुझ पर पुष्कर। माफ कर दो पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंकल जी, इसमें पुष्कर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब करने के लिए मैंने ही इसे बोला था, ताकि हम दोनों एक साथ रह सके, एक ही छत के नीचे। चुप रहो तुम करीना। अरे तुम दोनों ने सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और पुष्कर तू, अगर तेरी बीवी और माँ को ये सब पता चलेगा तब वो दोनों कितनी टूट जाएगी, इसका कोई अंदाजा भी है क्या तुझे? बेशरम कहीं के। पापा, सॉरी पापा, पर आप प्लीज उन दोनों को ये सब मत बताना। प्लीज पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। बस पुष्कर, ये सब नाटक मत कर। अब तुझे चुनना होगा, परिवार या गर्लफ्रेंड। अगर तुझे इस करीना के साथ रहना है तो अपने परिवार को भूलना होगा, और अगर हमारे साथ रहना है तो इस करीना को भूलना होगा। बता जल्दी। कल्पेश की बातें सुनकर पुष्कर सोच में पड़ जाता है। पापा, मैं अपने परिवार के साथ ही रहूंगा पापा। और करीना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते पुष्कर। मेरा क्या होगा फिर? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? रह पाओगी करीना। एक ना एक दिन तो हमारा ये सच सबके सामने आने ही वाला था। सच को कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन सबके सामने आकर ही रहता है। और हम जो भी कर रहे हैं वो बहुत गलत है करीना। करीना पुष्कर की बात समझ जाती है
इसीलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। वही कल्पेश पुष्कर को माफ ना करते हुए उसे सुधरने का एक मौका जरूर देते हैं। फिर बाद में जब आंचल और छाया घर लौटती है तब करीना को ना देखकर आंचल उससे पूछती है, क्या हुआ पापा जी? कहाँ गई हमारी चम्मक छल्लो? अरे बहू, उसके गांव में किसी की मौत हो गई है, इसीलिए उसे जल्दबाजी में जाना पड़ा। हाँ चल, अब वो सब छोड़ो ना, हम तुम दोनों के लिए कोई और नौकरानी देखेंगे। हाँ चलो, अच्छा है, बला टली। फिर उस दिन के बाद से पुष्कर अपनी बीवी के साथ शांति से रहने लगता है और वो करीना को भी भूल जाता है। वसुधा और भानु के 2 बेटे होते हैं। घर में बड़ा बेटा रोहन और उसकी बीवी सिया होती है, वही उनका छोटा बेटा। आर्यन की शादी श्वेता नाम की एक लड़की से हुई होती है। एक दिन की बात है, पापा, हमारे सेल्स दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। पहले जितने डेकोरेशंस के ऑर्डर नहीं आते हैं, अब ऑर्डर आने बहुत कम हो गया है। हाँ पापा, हमने नए आइडियाज भी आजमाए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ बच्चों, कुछ तो करना होगा। भानु डेकोरेटर्स का नाम नीचे नहीं गिरना चाहिए। तभी उनकी छोटी बहू श्वेता बोलती है, अरे पापा जी, आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों नहीं करते? क्या? हाँ पापा जी, आजकल ऑनलाइन का ही तो जमाना है। आज के टाइम में हर किसी के पास स्मार्टफोन है। यहाँ तक कि एक टपरी वाले से लेकर वॉचमैन तक हर कोई अच्छा से अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करता है। ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए आप हमारे बिजनेस को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। सोशल मीडिया और यूट्यूब से बहुत लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता चलेगा और फिर वो अपनी शादी और बर्थडे के इवेंट के लिए आपसे बुकिंग कराएंगे। और फिर बस छोटी बहू, तुम्हें हमारे बीच में बोलने की इजाजत किसने दी? कारोबार को संभालने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। तुम अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो। श्वेता, हमारे घर में औरतें बात नहीं करती। मर्द की जगह मत लो। औरत का काम ही होता है घर गृहस्थी संभालना और आदमी का काम होता है घर में पैसे लाना। तो तुम अपने काम से काम रखो, समझी? लेकिन जेठ जी, पापा जी, मैं तो आप दोनों को बस राय दे रही थी। कब तक ये ऑफिस से प्रमोशन करते रहोगे? अगर आप लोग ऑनलाइन साइट बनाओगे तो ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। किसी ने तुम्हारी राय नहीं मांगी। वसुधा, नई नवीली छोटी बहू को इस घर के कायदे कानून समझा दो। हमारे घर में बहू की जगह क्या है ये शायद इसे नहीं पता। जी जी, मैं समझा दूंगी इसे, आप चिंता मत कीजिए। उनके घर में बहुओं की कोई इज्जत नहीं होती। आदमी और औरत दोनों में काफी भेदभाव होता है। एक दिन जब पड़ोसन ललिता घर पर आती है तभी रोहन दरवाजा खोलता है और वो ललिता को देखकर बोलता है, अरे ललिता भाभी, तुम यहाँ पर? आओ ना, बैठो। कैसे आना हुआ और कैसा चल रहा है सब? बस सब बढ़िया रोहन भाई साहब, आप बताइए। सब एकदम बढ़िया। वैसे आप काफी सुंदर हो गई हो पहले से, मानना पड़ेगा। आखिर राज क्या है आपकी खूबसूरती का? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। अरे ललिता, तुम यहाँ और अश्विन भाई साहब, तुम दोनों भी आने वाले थे ना? अश्विन आ ही रहा होगा, शायद रास्ते में होगा। ठीक है, आप दोनों बैठकर बातें करो, तब मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। तभी डोरबेल फिर से बजती है और सिया दरवाजा खोलती है। तब वहां पर ललिता का पति अश्विन आता है। अरे अश्विन भाई साहब, आप? अभी अभी आपकी ही बातें चल रही थी। आइए ना, अंदर आइए, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। सिया का अश्विन से यूं बात करना रोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अश्विन और ललिता के जाने के बाद सिया पर बहुत गुस्सा करता है। अरे तुम उस अश्विन के साथ बात कैसे कर सकती हो? तुम नजरें झुकाकर भी वहां से निकल सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो गैर मर्दों से बात करने का मौका चाहिए बस। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं रोहन जी,
आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो बस उन्हें अंदर आने को कहा, ज्यादा कुछ बात भी नहीं की। उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। अरे तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि आदमियों से आंख मत मिलाया करो, और शुक्र मनाओ कि तुम्हें घूंघट ना ओढ़ने की आजादी है, वरना हमारी घर की औरतें तो घूंघट भी ओढ़ा करती थी। तुम्हें हद में रहना होगा सिया। तभी वहां पर सिया की देवरानी श्वेता आती है और अपने जेठ से कहती है, जेठ जी, आप क्यों खामखा जीजी पर ऐसे गुस्सा हो रहे हो? अरे जीजी तो बस अश्विन भाई साहब के साथ बातें कर रही थी। वो थोड़ी आपकी तरह ललिता के साथ गुलू गुलू गप्पे मार रही थी। आप करे तो सही, लेकिन जीजी करे तो गलत। ये क्या बात हुई? तोड़ा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता। श्वेता, अपनी बदतमीजी अपने पास ही रखो और तमीज से बात करो मेरे साथ। भूलो मत, मैं तुम्हारा जेठ हूँ और जेठ ससुर समान होता है। और ये गुलू गुलू क्या होता है? देखिए जेठ जी, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जीजी ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने तो बस अश्विन भाई साहब को अंदर आने के लिए कहा। अब वो उतना भी नहीं बोल सकती क्या? माँ, ये सब क्या चल रहा है? देखो अपनी छोटी बहू को, कैसे उल्टा जवाब दे रही है मुझे। अरे घर में जब से बहुएं आई है तब से आप तो बस खाना ही ठूसती रहती हो। कभी तो अपनी बहुओं को संस्कार भी दिया करो। हाँ रोहन बेटा, मैं समझा दूंगी छोटी बहू को। छोटी बहू, शांत रहे बेटा, चल अंदर चल। लेकिन माँ जी। तू चल मेरे साथ, फिर बाद में। छोटी बहू, अपनी जबान पर लगाम लगा। तुझे इस घर के कायदे कानून को समझना होगा। इस घर में बहू की कोई इज्जत नहीं करता। क्या मतलब? अरे फिर क्या हम अपने पतियों के इशारों पर नाचते रहेंगे क्या? देखो श्वेता, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने पति से एक कदम पीछे रहो। सालों सालों से यही रीत चली आई है। देख बहू, हर बात का उल्टा जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर तुम्हारे चुप रहने से घर में सुख शांति बनी रहती है तो तुम चुप रहा करो, वही सही रहेगा। नहीं, आप दोनों ही हो जो उन्हें इतना बढ़ावा दे रही हो। आप दोनों इतने सालों से चुप हो, इसीलिए वो आप दोनों पर इतना हुक्म चलाते हैं। खैर, आप दोनों को समझाने से कोई फायदा नहीं। फिर एक दिन वसुधा को पड़ोस वाली सहेली के जन्मदिन में जाना होता है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पहनूं और क्या नहीं। वो पड़ोस वाली सहेली है ना मेरी, जेनिफर, उसके जन्मदिन की पार्टी में जाना है। माँ जी, आप ये वाली साड़ी पहन लीजिए, इसमें आप सुंदर लगोगी। नहीं नहीं, ये साड़ी काफी सिंपल है और जेनिफर आंटी तो क्रिश्चियन है, तो उनकी पार्टी में तो सभी लोग मॉडर्न कपड़े पहन कर जाएंगे। आप जीन्स और पैंट तो पहनने से रही, लेकिन कुर्ता तो पहन सकती हो ना? नहीं नहीं छोटी बहू, तुम्हारी पापा जी ने मुझे वो कपड़े पहनने से मना किया है। हाँ श्वेता, बेवजह फिर से कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। कुछ नहीं होगा जीजी। देखो माँ जी, आप उन लोगों के आने से पहले ही पार्टी से लौट आना और फटाफट से चेंज कर लेना। अब तो इतना कह रही है तो पहन लेती हूँ कुर्ता। ये हुई ना बात माँ जी। फिर वसुधा कुर्ता पहनकर जेनिफर के घर जाती है और भानु के आने से पहले ही वो अपने घर वापस आकर साड़ी पहनती है। लेकिन अगली सुबह मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में जेनिफर के जन्मदिन के फोटोज आ जाते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या वसुधा? बुढ़ा रही हो फिर भी जवानी फूट रही है तुम्हारी। इतनी निर्लज्ज कैसी हो सकती हो तुम? इस अधेड़ उम्र में कुर्ता पहनकर खुलेआम कैसे घूम सकती हो तुम? जी वो मैं। चुप, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। हर बार की तरह झूठी कहानियां बनाओगी। अगर घर की सास ही बिगड़ी हुई है तो बहू है क्या खाक सुधारेगी? घर को अय्याशी करने का ठिकाना बना रखा है, जिसे जो मन करता है वही करता है। जितनी आजादी तुम तीनों को मिल रही है उसी बात का शुक्र मना, वरना वो आजादी भी छीन लूंगा मैं तुमसे। माफ कीजिए जी,
लेकिन पापा जी, माँ जी ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जो आप उन्हें इतना सुना रहे हो? अरे आप तो बनियान पहनकर आंगन में बैठकर अखबार पढ़ते हो, तो आपका सब कुछ कैसे चलता है? छोटी बहू, तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं? अपनी हद में रहकर बात किया करो। आज के बाद अगर किसी ने भी इस घर का कोई भी नियम तोड़ा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आर्यन, अपनी जोरू को संभाल कर रख, कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं इसके। हाँ पापा। श्वेता, बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर एक दिन दोनों बहुएं शाम में सामान की खरीदारी करने मॉल चली जाती है और रात होने पर भी वो घर ही नहीं लौटती, जिस कारण वसुधा बहुत ही चिंतित और परेशान हो जाती है। फिर वो घर की चौखट पर खड़ी रहकर अपनी दोनों बहुओं की राह देखने लगती है। ये दोनों बहुएं कहाँ रह गई? घर में तो ये तीनों भी मौजूद है। इन्हें तो मैंने ये बताया है कि दोनों बहुएं कुछ देर पहले ही बाहर गई है। अगर इन्हें पता चला कि दोनों शाम के 5 बजे से बाहर गई है तो ये तो मेरी जान ही ले लेंगे। एक तो फोन भी नहीं लग रहा इन दोनों का। भगवान जी, अब आप ही मदद कीजिए। अच्छा, तो दोनों बहुएं शाम से ही मटर गश्ती करने निकल पड़ी है और तुमने हमसे झूठ कहा कि वह थोड़ी देर पहले ही बाहर गई है। वाह वसुधा जी, वाह, क्या बात है। जी वो दोनों। अपना मुंह बंद करो वसुधा। अरे मैं तो उनमें खोट ढूंढता रहा, लेकिन सारा का सारा दोष तुम्हारा ही है। तुम्हें ही मैंने ढील दे रखी है। वो दोनों तो अपना बहु धर्म कभी निभा नहीं पाई, लेकिन तुमने भी एक सास होने का धर्म कभी नहीं निभाया। तभी वसुधा की दोनों बेटे भी वहां पर आते हैं। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, आपने ही हमारी बीवियों को बिगाड़ कर रखा है। अगर आप उनके साथ सख्ती से पेश आती तो वह ऐसे नहीं करती। देखा ना अब नतीजा क्या हुआ? दोनों अब तक नहीं आई। यहाँ घर में अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। उन दोनों को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो दोनों आती ही होगी। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो हुआ होगा, वरना वो दोनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। छोटी बहू तो फिर भी थोड़ी सी चुलबुली है, लेकिन वो उतनी ही जिम्मेदार भी है। अपनी मनहूस बहुओं की ज्यादा तरफदारी मत करो वसुधा। अरे एक नंबर की बेशर्म है दोनों की दोनों। यहाँ घर में हमें भूखा रखकर खुद बाहर खाना खा रही होगी। जी मैं आप लोगों के लिए फटाफट से खिचड़ी बना देती हूँ, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। तब तक आप ये थेपले और अचार खा लीजिए। कुछ नहीं खाना हमें अब। तुम्हारी नालायक बहुओं का ये तमाशा देखकर ही हमारा पेट भर गया। अब तो बस बहुओं को आने दो। आज तो उन दोनों की खैर नहीं, बहुत मौके दे दिए इन्हें। आर्यन, रोहन, जाओ अपनी अपनी बीवियों का सामान बांध कर रख दो यहाँ पर। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर आएगी वैसे ही उन्हें उल्टे पांव घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है पापा। हाँ पापा, आपने एकदम सही निर्णय लिया है। जिन बहुओं को अपने दायरे की, अपनी मर्यादा की कुछ भी ना पड़ी हो, उनकी इस घर में कोई जगह नहीं है। उनकी बातें सुनकर वसुधा बहुत डर जाती है। फिर आर्यन और रोहन उन दोनों का सामान पैक करके दरवाजे पर रख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता और सिया घर पर आती है। अरे ये बैग्स किसके हैं? तुम दोनों के। अरे वाह पापा जी, आप एकदम से निर्दयी से दरिया दिल कैसे बन गए? हम लोग कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं क्या? बस करो बहू, अपनी ये चपड़ चपड़ बंद करो और तुम दोनों अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। लेकिन क्या हुआ है पापा जी? क्या हुआ? अरे इतनी देर क्यों लग गई तुम दोनों को? कहाँ मुंह काला करने गई थी? ओह गॉड, ये आप क्या कह रहे हो पापा जी? हमारे मुंह काले हो गए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं सुंदर से बदसूरत नहीं बनना चाहती। श्वेता, अपनी फालतू की नौटंकी बंद करो। पापा जी, वो हम जिस मॉल में सामान खरीदी करने गए थे वहां पर अचानक से लिफ्ट बंद पड़ गई और 2 घंटों तक हम उसी लिफ्ट में अटके रहे। फिर आते वक्त ट्रैफिक जाम में फंसे रहे।
इसीलिए लेट हो गया। और इन सब के चक्कर में हम दोनों की भी फोन की बैटरीज डेड हो गई। हमें माफ कर दीजिए। हम अभी आप सबके लिए कुछ बना देते हैं। नहीं सिया, बहुत सही लिए तुम दोनों के नाटक। अब निकलो यहाँ से। तुम दोनों बहुओं को कोई परवाह नहीं है अपने ससुराल की इज्जत की। ऐसी बात नहीं है पापा जी। जीजी बिल्कुल सही कह रही है। हम वाकई में फंस गए थे वहां पर, और आते वक्त कोई डिस्को डांस नहीं कर रहे थे जो हमें इतना लेट हो जाए। रोहन जी, कभी तो हमारी बातों पर विश्वास कर लो। हमेशा हम गलत नहीं हो सकते। आप तीनों तो हमें बात बात पर सुनाते रहते हो। सिया, अब तुम मुझे उल्टा जवाब दोगी? फिर रोहन सिया पर हाथ उठाने जा रहा होता है कि तभी उसे श्वेता रोक लेती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत श्वेता? छोटे, अपने बीवी को संभाल और इसे घर से बाहर निकाल दे। अरे आप लोग क्या मुझे घर से बाहर निकालेंगे? मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भी श्वेता के साथ चली जाऊंगी। मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना है। अरे ऐसे कैद खाने में कौन रहना चाहेगा? अरे आप तीनों ने तो औरतों को कोई खिलौना समझ कर रखा है। जितनी चाबी भरोगे वैसे चलेंगे। औरत घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन आप उसी लक्ष्मी के साथ ऐसा अन्याय करते हो। उसकी कोई इज्जत नहीं करते। लानत है आप पर। बिल्कुल सही कह रही है। और मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। मुझे भी इस घर में नहीं रहना। सालों से बस घुट घुट कर जी रही हूँ इस घर में, पर अब और नहीं। हमेशा से ही इस घर की एक बहू ने अपने पति की सेवा की है। हमारे वजह से ही आप तीनों सुबह उठ पाते हो, ठीक से खा पाते हो, हर एक काम आराम से कर पाते हो। हमने ही इस घर को घर बनाया है, और हमारे बिना आप कुछ भी नहीं हो। उन तीनों की बातें सुनकर उनके पतियों को गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो वसुधा, लेकिन तुम तीनों की बातें सुनकर आज हमें सारी गलतियों का एहसास हो गया है। हमने तुम तीनों की कभी इज्जत नहीं की, लेकिन फिर भी तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां खूब निभाई। हाँ श्वेता, मुझे भी माफ कर दो, लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ। तुम तीनों के जाने से ये घर घर नहीं रहेगा। हाँ सिया, मुझे भी माफ कर दो, लेकिन इस घर को छोड़कर मत जाओ। आज के बाद से हम आप तीनों की पूरी दिल से इज्जत करेंगे। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दे दो। फिर वो तीनों उन्हें माफ कर देती है, और उस दिन के बाद से वो तीनों अपनी बीवियों की इज्जत करने लगते हैं, और सभी आपस में प्यार और सम्मान के साथ खुशी से रहने लगते हैं।